करेंगे कि 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन हम कर ले। फिलहाल हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आइए, मैंने आपको एक रिएक्शन लिखा के नोट में पॉइंट लिखा दिया। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा एंड ये एग्जांपल है बाय हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि SN2 में इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा। लाइक एग्जांपल 1, इन फॉलोइंग reaction sequences if, अभी मैं ये क्वेश्चन पूरा करूंगा if, क्लियर। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, इस रिएक्शन के बारे में बताता हूं। एक्चुअली क्या किया गया कि स्टार्ट किया गया एक अल्कोहल से, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक अल्कोहल से स्टार्ट किया गया, alcohol of known configuration, alcohol of, and it would be better to say rotation rather than configuration। इसका अल्फा ऑब्जर्व्ड जो था, ये प्लेन पोलराइज लाइट को किस एंगल से घुमाता था, उससे उस वैल्यू को, जिस अल्कोहल की वैल्यू पता है उससे हमने स्टार्ट किया बहुत आराम से। अब कुछ कॉमन सेंस है, उसे सुनना। ठीक है, मुझे बताओ कि इस कार्बन पर H डैश में है, OH वेज में है, मिथाइल लेफ्ट राइट में है, इथाइल लेफ्ट में। मुझे बहुत कॉमन सेंस के 2 पॉइंट्स हैं, उनसे हम स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए, इट इज वेरी क्लियर, इन्हीं चीजों को यूज करने वाले हैं। दैट की फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान काइरल सेंटर की किसी भी बॉन्ड को नहीं तोड़ा, मतलब इसे काइरल सेंटर से डायरेक्ट लगी हुई, मतलब डायरेक्ट ये लगा। अगर आपने किसी रिएक्शन के दौरान काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई किसी भी बॉन्ड को नहीं छुआ, तो मेरे भाई उस काइरल सेंटर पर अरेंजमेंट, बॉन्ड अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। ये एकदम ABCD से भी आसान है। ठीक है, देखें यहां इस बात को मैं लिख रहा हूं, no change in bonding arrangement would take place at any chiral center if none of its bond is involved in reaction। अगर वो बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई ही नहीं, अगर वो बॉन्ड काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड इन्वॉल्व हुई ही नहीं रिएक्शन में, तो बॉन्डिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। ये कॉमन सेंस है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं कि अगर वो इन्वॉल्व है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। देन वो कॉन्फ़िगरेशन मे और मे नॉट बी चेंज्ड। सेकेंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ bonds at any chiral center may or may not be changed, सही है, when its bond is involved in reaction। यार bond is involved in reaction का मतलब जानना है कि काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड टूट रही हो रिएक्शन के दौरान, तब की बात हो रही। तो आइए, एक चीज तो कंफर्म है ऊपर वाली, उसी चीज को हम यूज करेंगे और दूसरी वाली चीज के बारे में पता करेंगे। सारे लोग देखना, अच्छा लगेगा आपको। If we are starting with the alcohol of known
ऑब्जर्व रोटेशन वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 ब्यूटेनॉल लिया है एंड ऑल वी नो कि इसका अल्फा ऑब्जर्व जो है वो कुछ हमें पता है एंड दैट इज प्लस थीटा, दैट इज प्लस थीटा। बुद्धि लगाना, थोड़ा सा ऑप्टिकल भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने इस पर कई रिएक्शंस कराई हैं, तो सारे लोग ध्यान से रिएक्शंस देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। मैंने इस पे जो रिएक्शन कराई मित्रों, वो मैंने रिएक्शन कराई है इसकी C डबल बॉन्ड O CH3Cl, क्लियर। अगर आपको याद हो तो इसी को हम लीविंग ग्रुप में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, इसी को हम बोल सकते हैं ACCl, एसिटाइल क्लोराइड। आपके पास बुद्धि अगर है तो याद करो, इसे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में रखा है और इसे न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में रखा है। इसे इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तब पढ़ा होगा आपने। आपको पता है ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, सो ऑक्सीजन वुड अटैक इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन पर प्लस है। तो मेरे भाई ये बॉन्ड घूमेगा, ऊपर माइनस आएगा, इस ऊपर माइनस आएगा, इस ऊपर प्लस आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। फिर ये O माइनस Cl को भगा देगा और इस ऊपर प्लस आया था ये H को भगा देगा। तो मेरे भाई समझना जरा मामले को, आपको जो चीज मिलेगी वो दरअसल ये मिलेगी, ये OCOCH3 या इन शॉर्ट तुम इसी को लिख सकते हो एसिटेट लीविंग ग्रुप हो गया। एसिटेट इट्स अ लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप हो गया। ध्यान से देखिए। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको समझना चाहिए था, व्हाई दिस इज स्टिल वेज, वेज से वेज क्यों है, क्योंकि ये तो पहला पॉइंट है, तुम्हारे इस सेंटर की कोई भी बॉन्ड, डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही है। तो मेरे भाई ये आपको मिल गया है और आपको याद हो ये क्यों किया गया है। OH लीविंग ग्रुप नहीं होता, OH को लीविंग ग्रुप बनाया गया है, क्लियर सा फंडा है, OH को लीविंग ग्रुप बनाया गया है। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 1। तो मेरे भाई इस स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन डजंट टेक प्लेस एट कायरल सेंटर, कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हुई है। दैट्स व्हाई अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 बॉन्ड्स वुड बी एग्जैक्टली सेम। नाउ अब ये लीविंग ग्रुप बन गया, तो हम SN2 की बात कर रहे हैं। नाउ हम क्या पता करना चाहते हैं, इफ वी आर यूजिंग एनी न्यूक्लियोफाइल, तो अब न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसे हटाएगा, और हम एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि यहां जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां जो न्यूक्लियोफाइल, यही हमारा क्वेश्चन, कि यहां जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वेज में आएगा या डैश में आएगा। अब आप कहोगे सर आपने पढ़ा दिया SN2 में वो डैश में आएगा, वेट, हम यही डिराइव करना चाहते हैं कि वो डैश में क्यों आया। वो तो मैंने तुम्हें कहानी सुना दी, किसी के ऑब्जर्वेशन या थ्योरी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम पता करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा से कि कैसे ये प्रूफ होता है। तो ये भैया हमारा यही क्वेश्चन है, मतलब शायद, चलो इसे मैं लिख देता हूँ स्टेप 4। दिस इज स्टेप 4, जो हम पता करेंगे कि भैया क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एंड यू कैन हैव एनी न्यूक्लियोफाइल, you can have any nucleophile like CN minus, clear, you can have like I minus, you can have N3 minus, you can have OH minus, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी न्यूक्लियोफाइल हम जो कंक्लूड करेंगे वो हर न्यूक्लियोफाइल के लिए चलेगा। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्यों ना इसी में से एक न्यूक्लियोफाइल मैं ले लूं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, और अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो क्या मैं यहाँ सल्फर लेकर डबल बॉन्ड O कर दूं, याद है आप? अगर मैं सल्फर लेकर डबल बॉन्ड O कर देता हूं तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा फिर? ये क्या था? मेसाइल क्लोराइड, याद है? मेसिटाइल क्लोराइड, याद आया आपको? तो मेरे भाई यहां क्या बन जाएगा? OMS। अब टोसाइल क्लोराइड लेना चाहें तो टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड के लिए हम यहाँ क्या लेंगे? बोलो फिनाइल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? TS। अरे ये सब मैंने बताया था कि कुछ भी ले लो आपका लिविंग ग्रुप बनेगा ही बनेगा। तो अरे भाई ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल ही है, चाहे एसिटाइल, चाहे मेसिटाइल, चाहे टोसाइल, चाहे टफ्टिल, कुछ भी ले लें। तो मेरे भाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिया जा सकता है। इवन देखें एसीटेट भी
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर, मैंने एसीटेट इसलिए चेंज किया क्योंकि हम उसे यूज कर सकते हैं, सारे लोग देखना। अगर मैं यहाँ उन्हीं में से एक न्यूक्लियोफाइल उठा लेता हूँ, एसीटेट, तो एसीटेट भी वही करेगा जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इसे हटाया, ये भी हटाएगा। और हमारी प्रॉब्लम शायद यही है कि हम ये स्टेप 2 को पता करना चाह रहे हैं या स्टेप 4 को पता करना चाह रहे हैं। हमारा आंसर होगा ये, ध्यान से देखेंगे, ये नहीं पता अपने को यही स्टेप तो पता करना है, ये नहीं पता है, उसी में से एक केस चुरा लिया है और ये है OAC, ये है OAC, ठीक है, ये हमें पता करना है, स्टेप 2 हमें पता करना है। लेकिन अगर एसिटाइल को थोड़ा ध्यान से देखो तो वो ये होता है, मजा आने वाला है आपको मेरे भाई। अब अगर मैं एक काम करूं कि मैं इस पे एक्वस NaOH या KOH डाल दूं, एक्वस NaOH या KOH डाल दूं, तो मेरे भाई फिर से देखो, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर प्लस है। तो मेरे भाई ये चीज यहां अटैक करेगी, ये बॉन्ड घूमेगा और इससे लाट पड़ जाएगी। तो समझने वाली बात ये आई कि जो यहां पर इस सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है, यहां रिएक्शन हुई है, तो यहां पर आपको एक अल्कोहल मिलेगा फाइनल। ये स्टेप 4 है, सॉरी 3 है, स्टेप 3। तो अब आप कुछ समझ सकते हैं। देखिए, अल्कोहल से चले अल्कोहल पर आए, अल्कोहल से चले अल्कोहल पर आए। अब अगर मुझे इसका रोटेशन में पता कर लूं तो मुझे सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। सुनना, इफ सारे लोग सुनेंगे, एक्सपेरिमेंट में जब ये फाइनल वाले अल्कोहल का अल्फा ऑब्जर्व देखा गया तो ये था -θ, ये था -θ। अब तुम खुद सोचो कि आउट ऑफ दीज स्टेप 1 2 3 कहां कहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता। इसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, सारे लोग सुनेंगे, कंक्लूजन के तरीके से लिख रहा हूं। सिंस नो कॉन्फ़िगरेशन, सारे लोग देखेंगे, सिंस नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज टेक्स प्लेस इन, ध्यान से देखना, स्टेप 1 में नहीं हो सकता क्योंकि कायरल सेंटर पर तो रिएक्शन हुई नहीं, और थर्ड में भी नहीं हो सकता क्योंकि कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हुई, इन स्टेप 1 एंड इन स्टेप 3। और मेरे भाई सोचो, ये +θ है, ये -θ है, तो दे बोथ वुड बी मिरर इमेजेस, दे बोथ वुड बी मिरर इमेजेस। तो अगर ये वेज है तो ये डैश होगा, और अगर ये डैश है तो मेरे भाई देखो, जो इसका अरेंजमेंट है वो इसका अरेंजमेंट होगा, और जो इसका अरेंजमेंट है वो इसका अरेंजमेंट होगा। तो अगर इसका वेज है तो इसका वेज होगा, और अगर इसका डैश है तो इसका भी डैश होगा। तो व्हाट वी गेट इट कि इस रिएक्शन में वेज से डैश हुआ है। आप समझे? सिंस नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज टेक्स प्लेस इन स्टेप 1 एंड स्टेप 3, सही है। एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अल्फा ऑब्जर्व्ड value for final alcohol, shows, क्या शो करता है बताइए? shows that it is in क्या? it is inverted with respect to what? original alcohol इनिशियल अल्कोहल कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है, पॉसिबल ओनली व्हेन स्टेप 2 में क्या हुआ हो, इन्वर्जन हुआ हो। व्हेन स्टेप 2, व्हेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, व्हेन inversion takes place, inversion takes, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, inversion takes place in step 2, और step 2 ही SN2 था हमारा, ये SN2 नहीं है, आप चेक कर लो, ये तो
पाई बॉन्ड पर रिएक्शन हो रही है, ये भी पाई बॉन्ड पर हो रही है. सो इट्स अ वेरी वेरी इजी, यू कैन इजिली थिंक अबाउट दिस कि यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन हमें पता था. अच्छा सोचो, मान लो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाता हूँ. थ्योरेटिकल अगर मैं बोल दूं कि इसमें प्लस थीटा ही रहा, तो मतलब देखो जरा, इसमें वेज था तो वेज, और इसका प्लस थीटा आया तो मतलब ये भी सेम कन्फिग्रेशन पे आ गया, ये भी वेज तो ये भी वेज तो ये भी वेज, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन हुई नहीं है. रिएक्शन कायरल सेंटर पे केवल यहाँ हुई है, तो हम मान लेंगे कि फिर स्टेप 2 में रिटेंशन हुआ होगा. बट एक्चुअली जो डेटा आया दैट वाज इनवर्ट ऑफ इनिशियल वन, दैट्स व्हाई दिस comes we can easily now prove कि ऐसा. अच्छा बताओ, अगर अब इस न्यूक्लियोफाइल में अगर वेज का डैश हो गया, hence proved कि in every step in each case of nucleophile in step 4 inversion would take place. Hence proved that in step 4 inversion would take place. Inversion would take place. Inversion होगा, इन्वर्जन वुड टेक प्लेस, इन्वर्जन होगा, देख लो भाई. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ फिक्स है कि यहाँ कभी भी कायरल सेंटर का जो अरेंजमेंट है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, सेम हियर. सो ओके, सो ये आप लिख लेंगे, कर लेंगे. एक और एग्जाम्पल किया जा सकता है, अच्छा एग्जाम्पल है. ऐसा हमने पिछली क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट. न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट में हमने एक चीज की चर्चा की थी, दैट वाज आयोडाइड, I-, एंड बिकॉज ऑफ दैट I-, आपको पता है कि क्या होता है बताइए, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, जल्दी अटैक भी कर सकता है और जल्दी लीव भी कर सकता है. ठीक है. सो आइए हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और इस एग्जाम्पल 2 से देखते हैं. लाइक मान लेते हैं हमने लिया प्लस, प्योर लिया, ऑप्टिकली प्योर, 2 आयोडोऑक्टेन. ध्यान से सुनेंगे. ठीक है. एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड करेंगे. प्लस 2 आयोडोऑक्टेन whenever treated with सोडियम आयोडाइड, और ये इस आयोडाइड पर, आयोडीन पर मैंने स्टार बना रखा है. ठीक है. वेयर I स्टार इज आइसोटोपिक आयोडीन. एक सिंपल आयोडीन है, एक आइसोटोपिक आयोडीन है. जैसे H होता है और ड्यूटेरियम होता है, वैसे एक I है और एक I स्टार कर दिया मैंने. ठीक है. जब भी हम इस कंपाउंड को NaI स्टार से ट्रीट कराते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है. ध्यान से सुने, वो मैं लिख रहा हूं. अल्फा ऑब्जर्व्ड मिक्सचर क्या हो जाता है, डिक्रीजेस. अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू घटने लगती है एंड अप्रोचेस टू 0. ठीक है. एक्सप्लेन. आइए इससे हम बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं. ध्यान से समझना. स्टार्ट एक प्योर कंपाउंड से करते हो. प्योर कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर है तो उसका एक रोटेशन वैल्यू होगी, लेकिन बोला गया जब हम उसमें NaI स्टार डालते हैं तो कंटेनर में अब जो चीज है उसका अल्फा ऑब्जर्व जो है वो घटने लगता है और एक टाइम पे जाकर 0 के आसपास आ जाता है. तो अगर मैं इस चीज को समझाऊं आपको तो मैं रैंडमली बना लेता हूं कुछ. 2 आयोडोऑक्टेन, it's a CH3, it's a H, it's a I, it would be C6H11. 11 और 13 आएगा, सॉरी, C6H13. ये 2 आयोडोऑक्टेन ही है, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मान लिया है कि ये +2 आयोडोऑक्टेन है. सर ठीक है. T = 0 एट द स्टार्ट, ये हमारे पास 100% क्लियर, और इसकी वजह से हमारे पास कुछ रोटेशन वैल्यू है. ठीक है. इसमें हमने डाल दिया NaI स्टार. अब आप खुद सोचो, अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई, सारे लोग सोचिए, अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई तो फिर तो अल्फा ऑब्जर्व चेंज ही नहीं होना चाहिए था. अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई तो अल्फा ऑब्जर्व चेंज नहीं होना चाहिए था, वही रहना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई रोटेशन होता नहीं है, इसका रोटेशन. बट अगर अल्फा ऑब्जर्व डिक्रीज कर रहा है
तो एक बात तो ये है कि कोई नया कंपाउंड यहां पर आया है। अब आप मुझे बताओ, जो नया कंपाउंड आया होगा, जो नया कंपाउंड आया होगा उसका रोटेशन इसके रोटेशन के साइन जैसा होना चाहिए या अपोजिट साइन का होना चाहिए? क्योंकि अगर डिक्रीज कर रहा है तो मेरे भाई जो भी नया कंपाउंड होगा वो इनिशियल वाले का अपोजिट रोटेशन रखना चाहिए, माइनस में रखना चाहिए। अच्छा, जीरो पहुंच रहा है तो मेरे भाई मिरर इमेज जैसी कुछ फील आ रही होगी मेरे भाई। द ओनली पॉसिबिलिटी कि कंटेनर के अंदर ध्यान से समझो, एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये बने, देखें ये बने और NaI निकल जाए। आप समझे, आयोडीन ने आयोडीन को हटाया। ये एक लौता एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है बाय विच यू कैन प्रूव दिस ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हैं शुरुआत में तो ये कितना था, सभी कुछ मान लो 100% ही था, ठीक है। ये आपका जीरो, एक t इक्वल टू टी पर चलते हैं, थोड़े टाइम पर चलते हैं। मान लेते हैं इसका x अमाउंट इधर से निकल गया और इसका x अमाउंट बन गया, ठीक है। ये t इक्वल टू टी पर है, शुरुआत में तो ये जीरो था, ठीक है, x%। मुद्दा ये है, पहले आप समझो कि ये डिक्रीज कर रहा है तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन another compound must be present in system having opposite sense of rotation and we can say। अच्छा, अब आपको आइसोटोपिक आयोडीन अगर परेशान कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंपाउंड में H लगाया और वो सेंटर कायरल है, अगर किसी कायरल सेंटर पर हाइड्रोजन लगाया और वो सेंटर कायरल है और उसका रोटेशन मान लो आ रहा +20 डिग्री, अगर आप उस H को हटा के D लगाते हो तो अभी भी उस सेंटर कायरल है, मैं ऐसा मान रहा हूं। और अब जो नया रोटेशन वैल्यू होगी वो 20 डिग्री के बहुत करीब ही होती है। मतलब यूज ऑफ ए आइसोटोप इन एनी कायरल कंपाउंड, एक्चुअली कंपाउंड बदलता है बट जो अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो बहुत माइन्यूट चेंज शो करता है, ठीक है। तो हम उस अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू को बहुत आसपास मान सकते हैं। तो अच्छा, व्हाई इट इज टेकन, व्हाई सिंपल आयोडीन इज नॉट यूज्ड, व्हाई इट इज टेकन, बिकॉज कि हमें पता तो चले रिएक्शन हुई है। मान लो अगर मैं सिंपल आई लेता और यहां सिंपल आई वाला प्रोडक्ट बनाता तो आप ये दलील दे सकते थे कि सर हो सकता है इसने इससे रिएक्शन ना की हो सकता है इसमें कुछ और हुआ हो जिससे इसका आई उधर चला गया। तो ये ट्रेसर टेक्निक, हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ स्टार लिया है और हमारे प्रोडक्ट में आई स्टार आया है तब तो ये क्लियर है ना कि रिएक्शन हुई है भाई, ठीक है। सो मेरे भाई, इट्स वेरी वेरी क्लियर, इफ दिस इज द प्रोडक्ट then it's very obvious inversion takes place. Inversion takes place means we know each and everything, क्योंकि मैं आई इधर नहीं लगा सकता, अगर आई इधर लगाऊंगा तो अल्फा ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, वी कैन मूव अहेड लाइक दिस कि hence proved decrement या decrease in alpha observed mixture, सही है, proves that inverted product is obtained, inverted product is obtained। तो अगेन ये प्रूफ हो गया कि इन्वर्जन हो रहा है। वन ऑफ द पॉइंट यू कैन आस्क कि सर एक बात बताओ, अगर आई ने आई को हटा दिया तो इस आई ने इस आई को भी हटा देना है। मेरे भाई, ये भी यहां ऑब्जर्व हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल SN2 रिएक्शन, ये आई भी इस आई को हटा रहा होगा। क्योंकि सोचो जरा, अगर इसका रोटेशन प्लस है, अगर इसका रोटेशन प्लस ही दिया है तो प्लस है, तो बताओ इसका रोटेशन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। फॉर ए सेकेंड अगर मैं प्लस वाले को स्मॉल d बोल दूं और माइनस वाले को स्मॉल l बोल दूं, बोला यही जाता है वैसे। अगर मैं आपसे पूछूं एट एनी टाइम t इक्वल टू टी परसेंटेज d क्या है, परसेंटेज d, तो परसेंटेज d कितना होगा 100 माइनस x। और अगर मैं बोलूं परसेंटेज l क्या है तो व्हाट वुड बी दैट x, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनिशियली ये प्योर था, इस टाइम पर, अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूं, इस t इक्वल टू टी पर
कितने मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हुए हैं, तो x सब्स्टिट्यूट हुआ है, देखो x निकल के इधर आया। तो अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स अंडर सब्स्टिट्यूशन या इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं निकालूं तो ये भी x आया, सही है, x%। अच्छा ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं आपसे यहाँ कुछ चीजें पूछ सकता हूँ, छोटी मोटी चीजें, अगर मैं पूछूं आपसे ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, या इसी को बोलते थे एनेंशियोमेरिक एक्सेस, इसी को बोलते थे एनेंशियोमेरिक एक्सेस, तो व्हाट वुड बी दैट, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताइए, D-L। भाई ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी, और ये निकाल लो, तो ये निकालने के लिए आपको D-L करना, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्योरिटी 100 - 2x, क्योंकि भैया x और x% तो नलीफाई हो जाएगा, सॉरी इसका जो x% है, इसका जो x% है वो नलीफाई, 2x नलीफाई हो जाएगा, तो 100 से 2x हटा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशमाइज्ड कितना हुआ है, रेशमाइज्ड बोले तो इम्प्योर पार्ट, इम्प्योर पार्ट, इम्प्योर पार्ट, तो इसका x बना है माइनस का, ये इसके x को निपटा देगा, रेशमाइज्ड हो जाएगा। तो इम्प्योर पार्ट या रेसिमाइज्ड पार्ट, अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज दिस, इट्स ऑब्वियसली 2x%। तो मेरे भाई यहां से कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लुक एट, सब्स्टिट्यूशन हुआ है x% का और रेशमाइजेशन हुआ है ट्वाइस ऑफ x% का, तो अगर मैं रेट ऑफ रेशमाइजेशन ड्यूरिंग रिएक्शन एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इट्स कम्स आउट टू बी 2। सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ 2, अरे भाई मान लो 2% यहां से निकल के यहां आ गया, तो अब L 2% है, ये 98% है, तो रेशमाइज्ड कितना होगा, 2% L 2% D को निपटा देगा, तो 4% रेशमाइज्ड है और 2% इधर आया, तो 2 का ही तो रेशियो है, बहुत इजी है। तो मेरे भाई ये ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों ने एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया कि इस रिएक्शन में साफ साफ इन्वर्जन होता है, और वो हमने यहाँ पर लिखा भी। ओके, सो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 पर भी, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो मैं ये सेगमेंट जो है इससे हटा रहा हूँ, हम जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 पर। अच्छा, SN1 बहुत इजी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, वो है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। मेरे भाई इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा सुनकर आपको। जैसे मैंने स्टार्ट किया एक एग्जाम्पल से, स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल, ये है हमारे पास CH3, ठीक है, ये है हमारे पास फिनाइल, ये है हमारे पास CD3 और ये है Cl। 3 डिग्री लिया है और वो भी कायरल लिया है। तो मेरे भाई इस पे हमने न्यूक्लियोफाइल डाला, इस पे हमने न्यूक्लियोफाइल डाला, एंड व्हाट वी नो दैट कि आंसर आएगा CH3, दोनों आता था याद है, पहले केटायन बनेगा, फिर उस केटायन पर ध्यान से सुनना, उस केटायन पर क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल लगता था, और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से लग सकता है, रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों तरफ से लग सकता है। न्यूक्लियोफाइल प्लस CH3, ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी लगा है, क्लियर, ये PH है और ये आपका CD3। ये SN1 हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये है रिटेन्ड और ये है इन्वर्टेड। ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि SN1 की प्रोडक्ट मिक्सचर को, अगर कंटेनर में ये दोनों पड़े हुए जो SN1 के रिएक्शन से बने, ठीक है, इसमें से अगर मैं PPL पास करूं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, तो उसका नेट रोटेशन कितना आएगा मिक्सचर का, उसका मिक्सचर का नेट रोटेशन कितना आएगा। आपको याद होगा SN1 में क्या होता था,
ये टूट गया, कैटायन बना, कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने लेफ्ट अटैक किया, राइट अटैक किया, ये बना। अब मैं पूछ रहा हूं अगर इस प्रोडक्ट मिक्सचर से पीपीएल पास की जाए तो अल्फा ऑब्जर्व फाइनली क्या ऑब्जर्व होगा, जीरो या नॉन जीरो? तो मेरे भाई जैसा आपको अगर तो आपने थोड़ा सोचा है तो यू वुड फील कि जीरो लगता है कि जीरो आना चाहिए, और कैटायन बना है तो टॉप बॉटम अटैक प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है। मेरे भाई यही सरप्राइजिंग फैक्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 में कि इन SN1 प्रोडक्ट मिक्सचर, ध्यान से सुनिए, इन SN1 प्रोडक्ट मिक्सचर इट इज ऑब्जर्व्ड, सारे लोग देखेंगे, it is observed that partial racemization takes place। पूरा रेसमाइजेशन नहीं होता, पार्शियल रेसमाइजेशन takes place and alpha observed of mixture is non-zero। अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसे मना नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट हाउ इट इज पॉसिबल। SN1 प्रोडक्ट मिक्सचर में ऐसा देखा गया है कि पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है एंड अल्फा ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब आप कहोगे हमने जो पढ़ा है अभी तक वो क्या सही नहीं पढ़ा है? नहीं, हमने जो बेस लाइन होती है कॉन्सेप्ट की वो तो सही पढ़ी है। नाउ अब आपको ये प्रूफ करना है कि SN1 के दौरान अल्फा ऑब्जर्व्ड मिक्सचर जीरो क्यों नहीं आया, मतलब नॉन जीरो कैसे आ रहा है, जीरो क्यों नहीं आया छोड़ के जगह नॉन जीरो कैसे आ रहा है। चलिए अगर मैं पॉजिटिवली इस चीज को एक्सप्लेन करने जाऊं कि ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर अमाउंट में नहीं है, क्योंकि अगर ये 50-50 होते तो इसका रोटेशन ये कैंसिल कर देता, और अगर ये रोटेशन कैंसिल होता तो जीरो ही आता। व्हाट इट मींस कि इनमें से कोई एक ज्यादा है और कोई एक कम है, ठीक है। चलिए अब SN1 की मैकेनिज्म हमें क्लियर है, एक बार हम मैकेनिज्म पर नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। यार हमें जो बताया गया है उसके हिसाब से ये फिनाइल है, ये CD3 है, ये Cl है। ध्यान से सुनना, आपने एक ऐसा कैटायन बनाया CH3, ये क्या है आपका फिनाइल है, और ये CD3 है। ध्यान से देखेंगे ये Cl- है, ये कैटायन बनाया, और ये कैटायन प्लेनर है, और ये कैटायन प्लेनर है। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल ने जितना अटैक लेफ्ट से किया उतना राइट से किया। ध्यान से सुनना, ये तो सच बोल रहा हूं मैं, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। अब मान लेते हैं यहां जो कुछ अटैक लेफ्ट से हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आया आपका फिनाइल, और ये आया आपका CD3, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी सही है कि कैटायन प्लेनर होता है। ध्यान से सुनेंगे, कैटायन प्लेनर होता है। तो मेरे भाई जितना अटैक लेफ्ट से और जितना राइट से, ये बात में कुछ गलत लग नहीं रहा है। तो ये कंक्लूड होता है कि कैटायन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आया, उसकी वजह से तो रोटेशन नहीं आया होगा। ये आप समझ लो, ये है आपका इन्वर्टेड और ये है आपका रिटेन्ड। ये क्लियर है कि कैटायन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आया है, इनकी वजह से रोटेशन जीरो ही रहा होगा, क्योंकि कैटायन प्लेनर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक बात आती है, तो क्या कहना चाहते हो, कैटायन बनने से पहले कुछ हुआ है? आओ यही समझते हैं। मेरे भाई इकलौती पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से कैटायन बनने के बीच में, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बोली थी कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, ये जो बॉन्ड टूट रही है कार्बन क्लोरीन, ध्यान से सुनना। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड, जब ये बॉन्ड पूरी टूटी नहीं है, टूट रही है, जब ये बॉन्ड पूरी टूटी नहीं है, टूट रही है, उस दौरान आप ये क्यों मानते हो कि आपके न्यूक्लियोफाइल चुपचाप ईमानदारी से बैठे रहेंगे? इस समय फ्रंट साइड तो अभी Cl टूट रहा है, निकल के भागा नहीं है, तो फ्रंट साइड तो अभी ब्लॉक है। सो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। SN2 की फील आएगी, SN2 की।
तो और ये हो रहा है ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ कार्बन एंड हैलोजन और कार्बन एंड लीविंग ग्रुप बॉन्ड। तो मेरे भाई मैं मानता हूं कि आप कहोगे सर बॉन्ड तो जल्दी टूट जाती है, हाँ तो कम टाइम लगा होगा, और कम टाइम लगा होगा तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, मानो या ना मानो थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां बना होगा, ये देख सकते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बन जाता है। मान लेते हैं 2% ये बन गया, तो एक्चुअली कैटायन आपका 98% ही बना, और कैटायन 98% बना तो आप समझ गए 49% ये 49% ये, यानी कि इन्वर्टेड 51% हो जाता है। आप समझ गए हैं, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट इसी में जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट्स। और एक पॉइंट है जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आप यहां देखें, ऑप्टिकल प्योरिटी इस वाले पार्ट की वजह से आ रही है, जो ये बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया है नहीं बन गया। या फिर हम यहाँ रेशमाइजेशन देखें तो रेशमाइजेशन 98% का हुआ है। तो मैं आपसे ऐसे ही एक चीज पूछ सकता हूं, परसेंटेज रेशमाइजेशन कब ज्यादा होगा, परसेंटेज रेशमाइजेशन कब ज्यादा होगा, इस पर बात कर लो मेरे भाई। कैटायन अगर बहुत स्टेबल बनेगा तो मेरे भाई यानी कि बॉन्ड जल्दी टूटी है, तो यहाँ टाइम और कम बनेगा, नहीं बनेगा। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा सॉल्वेंट होगा, जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा, हर उस केस में ये परसेंटेज ज्यादा बनेगा। और बॉन्ड जल्दी टूटेगी तो ये परसेंटेज 2 की जगह आधा हो जाएगा, 0.2 0.1 हो जाएगा, तो प्योर पार्ट कम हो जाएगा, रेशमाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लिख सकते हो आप। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा क्या हो सकता है बताओ जरा? दूसरा हो सकता है लीविंग टेंडेंसी, हाँ, लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। तीसरा क्या हो सकता है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगी। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें बहुत इजी हैं। तो भाई इसी के साथ हमने SN2 SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कर ली है, एंड अगली क्लास से हम इसके एप्लीकेशन चालू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2, याद है आपको? हमने SN1 SN2 के बारे में सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, फैक्टर्स 5 फैक्टर्स हमने पढ़े। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी कि SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जैसे लास्ट टॉपिक हमारा SN1 स्टीरियोकेमिस्ट्री था। भाई अपने को लगता है SN1 में इन्वर्टेड और रिटेन्ड बनता है, बात सही है। हमें लगता है कि लाइट आएगी तो लाइट नेट नहीं घूमेगी, बस यही गलत लगता है, क्योंकि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो सेगमेंट पिछली क्लास में पढ़ा, वहाँ हमने ये देखा कि रिटेन्ड और इन्वर्टेड सेम प्रोपोर्शन में नहीं बन रहे थे। पार्शियल रेशमाइजेशन होने की वजह से हमने जब एनालाइज किया, देखा ध्यान से, तो हमें पता चला कि भैया इन्वर्टेड वाला थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। और ये जो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वर्टेड पार्ट है, ये किस समय रिएक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ? ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब आपका RX का CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, उस समय सम सॉर्ट ऑफ बैक अटैक, ये इकलौती थ्योरी है जिससे हम पार्शियल रेशमाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद अब हम करेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए आइए, मजेदार सेगमेंट है भाई ये भी, एप्लीकेशन ऑफ SN, ठीक है। चलिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आपको हैलाइड डिग्री मिलती है, जैसे RX की बात करूं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऑलवेज रिमेंबर कि 1 डिग्री में SN2 और 3 डिग्री में SN1, ये हर चीज के लिए फिक्स है। तो मैंने जैसे किसी रिएक्शन में लिखा, मैंने मान लो किसी रिएक्शन के लिए लिखा कि ये SN2 है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिग्री उसका मैंने बताया है आपको, क्योंकि 1 और 3 तो फिक्स है।
मैंने किसी रिएक्शन के लिए बोला कि ये रिएक्शन SN1 है, तो मतलब मैंने उस समय हैलाइड की 2 डिग्री का केस क्लियर कर दिया, क्योंकि 1 और 3 का तो फिक्स है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, सारे लोग समझें। अगर मैंने बोला अल्कोहल और PCl5 की रिएक्शन SN2 होती है, देन यू हैव टू कंसीडर इट लाइक कि भैया 2 डिग्री SN2 होती है, 1 डिग्री SN2 ऑलरेडी होती है, 3 डिग्री SN1। तो ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो ये आप दिमाग में रखें। चलिए आइए, तो जैसे पहला एप्लीकेशन जो हम इसका करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, बहुत आसान है, सिंपल है। आप देखें क्वेश्चन, देखें यहाँ से कर लें। फिंकलस्टीन रिएक्शन का ये पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, जहाँ पर मैं आपको फिशर में भी दे सकता हूँ MEHCl, और यहाँ पर हम ले सकते हैं C2H5। 2 डिग्री हैलाइड है, कोई इशू नहीं, प्लस NaI है। याद रखना, यही पहचान है फिंकलस्टीन की कि इसका न्यूक्लियोफाइल फिक्स है, इसका न्यूक्लियोफाइल फिक्स है, वो होगा NaI इन एसीटोन। NaI इन एसीटोन, अगर आप किसी मोनोहैलाइड पर देखते हैं NaI एसीटोन, अगर आप किसी सबस्ट्रेट पर देखते हैं, तो फिंकलस्टीन दिमाग में जरूर आना चाहिए आपके। आइए, तो मेरे भाई ये जो रिएक्शन है, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगा रहे हैं तो आपके मन के अंदर आएगा SN2 होना चाहिए, क्योंकि I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और अच्छे न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये याद रखना, अच्छे न्यूक्लियोफाइल, वाई, क्योंकि आपको याद है बायोमोलिकुलर में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यूनिमोलिकुलर में तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो ये तो क्लियरली आपको ऐसा फील आ रहा है कि सर ये तो SN2 करा रहे हो, तो मैं बैक अटैक करा दूंगा। अब प्रोडक्ट लिखने के भी कई तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। लाइक बैक अटैक में आई गया बैक से, अगर आप ये सारी कहानी सोचते हैं तो पहले ये सोच लीजिएगा ये फिशर है, ये फिशर है। अगर आपने आई बैक से लगाया तो मिथाइल वहीं रखना, इथाइल वहीं रखना, और Cl की जगह H आ जाएगा, Cl की जगह H आ जाएगा, आई पीछे लग गया। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, लेकिन मेरे भाई आंसर लिखने के 50 तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, आई मिथाइल की जगह लगा सकता हूं मैं, मिथाइल Cl की जगह लगा दो, और बाकी 2 चीजें जहां थी वहां रहने दो। ये तो आपकी मर्जी है ना, आप कहाँ लगाना। आई आप इथाइल की जगह लगाना चाहते हैं, लगा दो, तो इथाइल जाएगा लीविंग ग्रुप। देखो ये हटेगा ना भाई, जब आई लगेगा तो Cl हटेगा। इतना तो बुद्धि है कि इतनी बुद्धि नहीं है। RX, तो आई अटैक करेगा और इसे हटाएगा। आई होप इतनी बुद्धि तो है यार दोस्त, ये R है आपका और ये लीविंग ग्रुप है, तो अटैक होगा तो ये हटेगा। तो अगर आप आई को इथाइल की जगह लगाना चाहते हैं, पुट इट देयर, मिथाइल और H वैसे ही रहेंगे, और इथाइल Cl की जगह चला जाएगा। तो ये सब एक ही आंसर है, 4 आंसर नहीं है इसके, एक ही आंसर है, ठीक है। अब यार किसी ने कहा कि मुझे आई Cl की जगह लगाना है, तो लगा लो यार, क्या दिक्कत है। लुक एट दिस, इनमें से किसी को भी एक्सचेंज कर लो। लुक एट, इसे एक्सचेंज कर लिया तो आई यहाँ आ गया, C2H5 यहाँ आ गया, एक और एक्सचेंज करना पड़ेगा, MEH एक्सचेंज कर लो, Me यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। तो यार ऑप्शन में मैं आई कहीं भी दे सकता हूँ, क्लियर। वो अलग बात है कि कन्फिग्रेशन तो सेम ही है ना, जो अक्सर ये लिखा जाता है, यू कैन फाइंड इट 1 2 इट्स R, एंड यू कैन ईजिली चेक सारे R है। अरे अब सारे सेम हैं तो R ही होंगे ना यार, यहाँ 4 आंसर नहीं है, सुन लो, सारे के सारे ऑब्लिक लगा हुआ है, एक सिंगल आंसर है, और प्लस क्या निकला होगा, NaCl। ये रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। फिंकलस्टीन में आपका न्यूक्लियोफाइल I- NaI इन एसीटोन होता है। मेरे भाई यहाँ एक प्रश्न है, उस प्रश्न को अगर आप थोड़ा समझें तो आपको इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स समझ में आ जाएगा। क्या है, सारे लोग ध्यान से सुनना। एसीटोन की अगर हम बात करें तो एसीटोन वैसे, ध्यान से सुने, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन सच इसका ये है कि ये वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है ये, वीकली पोलर एप्रोटिक, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता।
इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो मेरे भाई वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अब सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो समझें आप। ये वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट वैल्यू नहीं है। ओके, वेयर एज NaI की बात करते हैं। NaI, आई होप आपने फजान्स रूल पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। फजान्स रूल आपने पढ़ लिया है मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल NaI जो है, इसमें एनायन का साइज बड़ा है, और हमें पता है कि केटायन का साइज कम हो, एनायन का साइज ज़्यादा हो, ऐसे केसेस में जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। कैसा कैरेक्टर ज़्यादा होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। मेरे भाई फजान्स रूल आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए दिया गया था। यह है कोवेलेंट इन नेचर, ध्यान से सुने, यह है कोवेलेंट इन नेचर, सारे लोग सुनिएगा, ठीक है। NaI का नेचर उन्होंने पता कर लिया फजान्स रूल से, ये कोवेलेंट है नेचर में। और अगर आप सॉल्वेंट का नेचर देखें एसीटोन का, तो ये भी वीकली पोलर है। तो देखो दोनों से क्या कंक्लूड हो रहा है, ना ये ज्यादा पोलर है ना ये ज्यादा पोलर है, ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर में। और हमें पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब NaI एसीटोन में सॉल्युबल रहता है। अच्छी बात है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, NaCl का नेचर मुझे लगता है आप सबको पता है कि ये आयनिक होता है। देख लें, आयनिक इन नेचर। तो समस्या और समाधान दोनों आपके सामने आ चुका है। NaI is soluble in weakly polar protic acetone solvent. As reaction proceeds, ध्यान से सुनिए, आयनिक NaCl बनता है, और दिस NaCl is not soluble in weakly polar protic solvent, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर वीकली पोलर है और वो आयनिक है, ज़्यादा पोलर है। तो NaCl is not dissolved in solvent and gets precipitated, और प्रेसिपिटेट बनने की वजह से रिएक्शन आगे जाती है। तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो मैं नोट में ये सारी बातें खुल के लिखना चाहता हूँ। पहली बात, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का मतलब समझ गए? मतलब समझ गए 2 डिग्री SN2, 1 डिग्री SN2 होता ही है। ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, सिंस NaI, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कोवेलेंट is soluble in acetone, मैंने लिखा वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सही है। Hence as reaction starts, जैसे रिएक्शन चालू होती है, NaCl जो कि क्या होता है, आयनिक, gets precipitated due to insoluble nature in acetone। क्लियर लिखा है, NaI कोवेलेंट है, सॉल्युबल होता है एसीटोन में। हेंस एज रिएक्शन स्टार्ट्स, NaCl जो होता है वो आयनिक होने की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है, और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो जाता है किसमें? ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी। वजह क्या है? इनसॉल्युबल नेचर इन एसीटोन। ओके, तो ये बस करना वही है। आई ने बैक अटैक किया एंड हट गया, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग न्यू। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चंस करके खुशियां मनाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, सारे लोग देखना, ठीक है। ये Br, ये NaI एसीटोन, बहुत आसान है भाई। थर्ड, क्या करोगे? बैक साइड से अटैक करा देना। ये मिथाइल, ये H, ये Cl, ये H, NaI एसीटोन, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज ऐसे भी देख सकते हैं हम कि करो, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, आसान है दोस्त। देखो Cl को I ने हटाया, समझ में आया, Br को I ने हटाया, समझ में आया। आपको अगर याद हो तो पिछली क्लास में हमने एक चीज ली थी, अगर आपको याद हो, I को I ने हटाया, तो ये I स्टार, ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया जिसमें रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और रेट ऑफ रेशमाइजेशन में 1/2 का रेशियो था, याद है आपको? ये वही वाला है, आइसोटोपिक आयोडीन को हटाएगा। तो फिंकलस्टीन ये है जो आपके सामने निहायत ही आसान, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस और क्या करें, बहुत आसान है। ये Me है, ये H है, ये D है, ये H है, ये Cl है, ये Et है, ये Na, ये एसीटोन, ठीक है। एंड लास्ट CH3Br। 8 क्वेश्चन, फिंकलस्टीन की समाप्ति, फिंकलस्टीन की समाप्ति, क्लियर? तो यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन NaI in acetone, NaI in acetone is used, ठीक है, as a nucleophile, as a nucleophile। ये भैया सिंपल सा फिंकलस्टीन चालू भी हुआ, हमने इसे समझा भी और खल्लास खत्म कर दिया, बोले तो समझ में आया। हाँ देख लो देख लो, एक नज़र इसको देखो, एक नज़र इसको देखो भैया, काम वही है, बैक साइड से आ रहा है, Cl को हटा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट कॉन्सेप्ट, और मैं अब इसे हटा रहा हूं, ठीक है। पहला एप्लीकेशन जो था वो SN का, वो खत्म हो गया और ये SN2 मैकेनिक। ये करके लाने हैं, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है करने हैं, उसमें कुछ खास नहीं करना है, लिविंग ग्रुप हटाना लगा ना मेरे भाई। अगला एप्लीकेशन जो है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। ये 12th NCERT के फर्स्ट चैप्टर में दोनों रिएक्शंस मिल जाएंगी, एक एक लाइन में दोनों रिएक्शंस हैं, तो हम 10-10 लाइनें पढ़ रहे हैं क्योंकि जरूरी है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, आइए सारे लोग देखें। ये है RX और यहाँ फ्लोराइड लिया जाता है, फ्लोराइड लिया जाता है, और भी फ्लोराइड्स यूज हो सकते हैं, जैसे AgF लिया गया। अब प्रॉब्लम ये आपको समझनी पड़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, ऐसा थोड़ा है कि कोई किसी को भी हटा देगा। I ने Cl को हटाया, I ने Br को हटाया, सेंसिबल लगता है क्योंकि I जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ F लेकर आ गया, एक्सट्रीम चीजें लेकर चल रहे हो, मतलब मर्जी चल रही है, जो मन आया वो ले आए, ऐसे थोड़े होता। लेकिन आपको याद है F- पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, अगर याद हो आपको। 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, आउट ऑफ दोज 3 एक केस में F- जीत गया था, और वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। लाइक डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अगर याद हो, DMF था, DMSO था, ईथर था। तो मेरे भाई इट्स वेरी वेरी इजी, इस केस में आप देख सकते हैं F सब्स्टिट्यूट कर देगा, और ये SN2 है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये F- ने इसे बैक साइड से सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड्स salt is used as a nucleophile, as a nucleophile। बहुत आराम से देखें, और ये क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये SN2 है। क्या है ये? SN2 मैकेनिज्म, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ओके। तो ऐसे और क्वेश्चंस कर लो और खुशियां मनाओ। सेकंड, ये तो भैया लो, थोड़ी सी रिलैक्स कर लो, 1 डिग्री तो करता ही है। थर्ड ले लो, थर्ड में हमने क्या किया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वही वाला क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे थे, डैश 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 में Cl है,
आंसर देखो सिस आ जाएगा, आंसर सिस आ जाएगा। Cl नीचे, F ऊपर से इसे हटाएगा, आंसर क्या होगा? देखो देखो सारे देखो, FCl को कहां से हटाएगा? ऊपर से हटाएगा, तो आ जाएगा। अरे बहुत आसान है भाई, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। Br भी ले लेने तो तुम कहोगे सारे Cl ही हटा दो, Br हटा के लगा दीजिएगा, बहुत आसान। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, महा इंपॉर्टेंट, फिंकलस्टीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और अब इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला एप्लीकेशन, बहुत मजेदार एप्लीकेशन, सारे लोग देखेंगे। ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि विलियमसन का मतलब तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, किसी का नाम वाम लग रहा है, बट ईथर सिंथेसिस का मतलब ईथर बनेगा। ईथर जानते हैं ना, ROR टाइप का, ROR डैश टाइप भी हो सकती है। ईथर सिंथेसिस करेंगे तो भैया एक कोई मेथड है, कोई फिनोमेना है, कोई प्रोसेस जिससे हम ईथर बनाएंगे। आइए सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, अच्छा लगेगा। ईथर क्या होता है, पहले इस बात पर चलते हैं। ईथर होता है ROR। अब एक ने कहा अच्छा ईथर तो ऐसा भी हो सकता है, ROR डैश। पहला वाला क्या है? ROR सिमेट्रिकल ईथर। ROR डैश क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर। कोई इशू नहीं है। आइए 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 ध्यान से देखिए। तो भाई साहब थोड़ी बुद्धि लगाएं, ROR बन रहा है, ये ईथर बन रहा है, तो क्यों ना मैं इसके एक पार्ट को न्यूक्लियोफाइल मान लूं। ध्यान से देखेंगे सारे, ध्यान से देखेंगे सारे, RO माइनस और ये मैंने ले लिया Na प्लस, इस वाले पार्ट को मैंने न्यूक्लियोफाइल मान लिया, और इस वाले पार्ट का मैंने क्या ले लिया? सबस्ट्रेट ले लिया। सारे देखो और खुद सोचो, अब ये बड़े आराम से बन रहा है या नहीं बन रहा है? बताओ, बड़े आराम से बन रहा है या नहीं बन रहा है? RO माइनस ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी जस्ट गेट इट ईथर। देखो मिल गया भाई, अरे मिल गया। अच्छा, वहीं अगर मैं सेम फिनोमेना इसके लिए लगाऊं, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए, तो नाउ यू वुड हैव टू चॉइसेस, कि मैं एक बार RO का न्यूक्लियोफाइल ले लूं, ऐसा हो सकता है, और एक केस क्या होगा कि मैं इसका न्यूक्लियोफाइल ले लूं। समझे आप? क्योंकि ये R डैश है इधर, तो भैया दो रास्ते हैं यहां पर। एक है RO माइनस Na प्लस लेकर R डैश X कर दूं, और एक केस हो सकता है R डैश O माइनस Na प्लस लेकर मैं RX कर सकता हूं, तो भी हमारा आंसर ROR डैश रहेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। देखो ये न्यूक्लियोफाइल ले लूं RO माइनस और R डैश का X ले लूं, या फिर R डैश O माइनस ले लूं, R डैश O माइनस और RX ले लूं। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, तो ईथर बनाने के लिए ये आपको मेथड्स दिख रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? एक कदम और पीछे चलते हैं, चलो इसे हटाते हैं, एक कदम पीछे और चलेंगे। मेरे भाई कई बार आप देखेंगे कि रिएक्शन अल्कोहल से चालू की गई है। रिएक्शन किससे चालू की गई है? अल्कोहल से। सारे लोग देखिएगा भाई, मैंने बोला है सारे लोग देखें। कई बार रिएक्शन अल्कोहल से चालू होगी। इस केस में अल्कोहल पर सोडियम मेटल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या करेगा? ये ROH का H रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ROH का H रिड्यूस कर देता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है हर जगह। तो मेरे भाई H, अच्छा वैसे भी सोचो, O और H में O पर पार्शियल माइनस और H पर पार्शियल प्लस रहा होगा। O पर पार्शियल माइनस और H पर पार्शियल प्लस बहुत कम होगा। ये सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देने आया। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज देने आया, तो नेगेटिव चार्ज वो किसे देगा? H को देगा। H को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और RO माइनस रेडीमेड बढ़िया आपको तैयार मिलेगा।
तो मेरे भाई दिस इज द फिनोमेना जो हम पढ़ रहे हैं। आइए देख लें, ये था आपका, ये तो प्रीवियस वाला है AgCl, देख लीजिए, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सारे देख लो। एक्चुअली ये यहां से चालू होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहां से चालू होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन कैन बी आस्क्ड या रिएक्शन कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एल्कोहल। समझ में आया या नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट नथिंग न्यू एंड यू ऑल नो कि ये मैंने SN2 का जिक्र किया है। वैसे भी सोचो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इट्स SN2, बिकॉज अगेन देखिए RO माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, RO माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई अगर SN की बात करेंगे तो SN2 यहां पर प्रेफर्ड होगा, अगर SN की बात करेंगे तो SN2 प्रेफर्ड होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस में R और R डैश बदलता रहूंगा, आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, आप क्वेश्चन करते रहेंगे, सिंपल फंडा इतना है। नाउ द फिनोमेना इज कि SN2 जितनी भी रिएक्शंस मैंने SN2 पढ़ाई हैं, जितनी भी रिएक्शंस स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन या विलियमसन, तो जो SN2 की रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो SN2 की लिमिटेशंस हैं, वो यहां भी लिमिटेशंस रहेंगी। ठीक है, आइए तो हम आपको लेकर चलते हैं इसके उन रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस को समझने के लिए। आइए ध्यान से देखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट, ये मैं लिख देता हूं लेकिन इसकी सच्चाई अभी आप जानना। SN2 मैकेनिज्म थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। फॉर ईथर फॉर्मेशन थोड़ा सा दिमागी घोड़े दौड़ाओ। RO माइन, आपको याद है इस चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने बोला था, पहला जो हेडिंग थी वो थी रिएक्शन सोन बाय एल्काइल हैलाइड, और मैंने लिखा था एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक रिएक्शन लिखी थी एलिमिनेशन। और मैंने आपसे कहा था दरअसल दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, कुछ रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है और कुछ रिएक्शंस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, ऐसा मैंने बोला था। फिर मैंने कहा था जहां न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है वहां सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा। फिर मैंने कहा जहां बेस बहुत अच्छा है वहां एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा। फिर मैंने कहा था कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ अच्छे बेस भी होते हैं। मेरे भाई RO माइनस उन्हीं में आता है जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अच्छा बेस भी होता है। तो आइए और सेकेंड पॉइंट को ध्यान से समझिए। मैं यहां पर RX की बात करूंगा, RX या R', जो भी सबस्ट्रेट आप ईथर फॉर्मेशन में यूज करेंगे। आपको याद है कि कुछ ऐसी जगह थी जहां SN2 नहीं होता था, कुछ ऐसी जगह थी जहां SN2 नहीं होता था। आइए मैं वो चीजें याद दिलाता हूं आपको। एक आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो याद करिए, एक था आपका ब्रिज हेड, याद आया आपको? ब्रिज हेड SN1 SN2 में हमने करा था। ब्रिज हेड मतलब अगर आपका जो RX है वो ऐसा है, याद करिए ब्रिज हेड। और हमने यहां ना तो SN1 हमने लिखा था, नाइदर SN1 नॉर SN2। तो मेरे भाई यहां पर आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, मतलब नो ईथर, यानी कि ऐसा सबस्ट्रेट लेकर तुम ईथर बना ही नहीं सकते, ऐसा सबस्ट्रेट लेकर तुम ईथर नहीं बना सकते। तो मैं लिख सकता हूं नो ईथर, एक्चुअली नो रिएक्शन है। एक्चुअली क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो सकती। समझे आप मामले को, समझे? ब्रिज हेड SN2 कर नहीं सकता और SN1 नहीं कर सकता क्योंकि डिसोसिएशन मुमकिन नहीं। चलिए एक और केस याद करो, सब हमने पढ़े थे। अगला केस था एराइलिक, बेंजीन पे लगा हुआ X हटाना ना, कोई पॉसिबल, नो ईथर फॉर्मेशन। याद रखना अगर ये RX है तो नो ईथर, वैसे आंसर क्या है? नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक और केस है विनाइलिक हैलाइड। अगर हैलाइड विनाइलिक है मतलब डबल बॉन्ड पर लगा हुआ X है, तो मेरे भाई जब आप जानते हो ये वो केसेस हैं
जहां पर ना तो SN1 हो पाता था ना SN2 हो पाता था। सो नो ईथर नो रिएक्शन। चलिए ये सब पढ़ा हुआ है, वापस रिवीजन करवा रहा हूं मैं। अगला केस है 3 डिग्री। 3 डिग्री ध्यान से सुनना। अगर आपका RX ये है, अगर आपका RX ये, मेरे भाई आपको ये तो पता है कि 3 डिग्री में SN2 तो नहीं हो सकता। और आपको मैं बता दूं कि सिंस ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, कौन? RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इसलिए 3 डिग्री के केस में मेरे भाई थोड़ा डिटेल आप एलिमिनेशन में सीख पाएंगे। E2 हो जाता है, E2 में क्या हुआ, बगल वाले कार्बन से H और इधर से X हट गया, तो बीच में डबल आ गया। एक अल्फा कार्बन से H हटा दो, मतलब उसके बाजू वाले कार्बन से, विशनल कार्बन से H हटा दो और X हटा दो, तो यहाँ E2 हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये आपका 3 डिग्री था और ऑलमोस्ट यहाँ E2 आता है। ऑलमोस्ट मीन्स समझ रहे हैं, पूरा अगर एक ही प्रोडक्ट की बात करें तो E2 आता है। E2 इज अ मैकेनिज्म जस्ट लाइक SN2, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर एल्कीन। ईथर की गुंजाइश मत रखें यहां पर। ये देखें 3 डिग्री हैलाइड ने भी हमें निराश किया है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। बात आ गई है अब 2 डिग्री की, मेरे भाई 2 डिग्री में SN2 अच्छा होता है, हमें पता है, मतलब ठीक होता है। और आप थोड़ा सा एलिमिनेशन आ रहा है तो एलिमिनेशन चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा। यहां आपको समझने की आवश्यकता होगी, समझो मगर ध्यान से। अगर आप देखो, एक तो एल्कीन बनेगी और साथ में एक ईथर भी बनेगा, एल्कीन भी बनेगी और ईथर भी बनेगा। एल्कीन किस मैकेनिज्म से बनी होगी, गेस करो जरा। एल्कीन बनी होगी मेरे भाई E2 से, और ईथर किससे बना होगा? ईथर बना होगा SN2 से। ईथर किससे बना होगा? SN2 से। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी भी एल्कीन मेजर होती है, अभी भी एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो मैं E2 के आगे लिख देता हूं, मेजर मीन्स मा और माइनर मीन्स मी। अच्छा, थोड़ा सा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, देन यू वुड फाइंड कि एलिमिनेशन RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ज्यादा का आपको याद होना चाहिए। वैसे भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स वो होते थे जो लार्ज इन साइज होते थे। जैसे आप छोटे साइज पर आओगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ उनकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। 2 डिग्री का भी ईथर हमें माइनर मिला है, माइनर। अब यार आगे क्या बचा है तुम भी जानते हो, अब कुछ बचा ही नहीं है। अभी भी अगर ईथर नहीं मिलेगा, तो रिएक्शन काहे को पढ़ रहे हैं यार। ये 1 डिग्री मेरे भाई, यहाँ आप खुला समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ये देखिए, ये OR, ठीक है, और थोड़ी सी एल्कीन। अब आप समझ गए हैं ऊपर वाला किससे बना है? SN2 से। और ये मेजर है, मेजर, ये किससे बना है? E2 से। और क्या है? माइनर। आपको एक प्रोडक्ट बनानी है तो 1 डिग्री के केस में आप ईथर बनाएंगे। अगर आपको एक प्रोडक्ट बनानी है तो 1 डिग्री के केस में ईथर बनाएंगे। अगर बोलेगा टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स तो ये भी बताएंगे, ठीक है। वैसे एक ही पूछता है तो ईथर बनाया जाता है। ओके, नाउ द लास्ट केस। आपको याद है CH3X सबसे छोटा हैलाइड। मेरे भाई इस केस में आप देखें, आपको ईथर ही मिलता है। यू कैन से 100% SN2, 100% SN2, क्योंकि मेरे भाई एलिमिनेशन के लिए 2 कार्बन तो चाहिए। अरे डबल बॉन्ड बनाइएगा तो 2 कार्बन चाहिए ना भैया, ऐसे थोड़े खड़े कर देंगे डबल बॉन्ड। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देखें ईथर बेसिकली आपको पहले 2 केसेस में मिला है।
पहले दो केसेस में, बाकी केस में माइनर आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है, माइनर आ रहा है या फिर आ नहीं रहा है, समझ ले। तो ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है वो मैं यहां जरूर लिखूंगा। इन दिस रिएक्शन, इसे बोलेंगे एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। इन दिस रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम भी हो सकता है, एल्कोक्साइड is reacted with substrate RX so that ether is obtained as a product. Ether is obtained as a product. ये है आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देख लो इसे एक नजर देख लो। मैं हटा रहा हूं स्वार्ट्स। चलिए, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस की बात करें। लेट्स स्टार्ट इट विथ एग्जांपल। नोट के दो पॉइंट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 सारे लोग देखेंगे। आपको मिला है CH3O- Na+ एंड CH3Cl। मेरे ख्याल से अब इससे आसान प्रश्न क्या मिलेगा, RO- एंड R। तो कर लोगे आंसर, बताइए क्या आएगा आंसर। O- वुड अटैक, Cl हट जाएगा और आंसर होगा आपका CH3O CH3। इजी क्वेश्चन। सेकेंड, ये तो वही है, यहां पर मैंने कर लिया CH3 CH2 Cl, आंसर आ जाएगा। थर्ड, ये तो यही है, मैंने यहाँ आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, CH3O- है, मैंने CD3I दे दिया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ, CH3O- है और मैंने अगर आपके सामने ये डाल दिया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आपको पता है एल्कीन बनेगी, ये वाला केस एल्कीन बनेगी, एल्कीन ये वाला केस बहुत आसान, यहाँ ईथर नहीं बनेगा। आओ मुद्दा रिवर्ट करते हैं, तुमने क्या लाने की चाहत में अटैक कराया, ध्यान से देखिए, सारे लोग देखो, ये ईथर, सारे लोग देखो, ये ईथर। इसके दो केस हो सकते हैं दोस्त इस ईथर के बनाने के, या तो मैं ये न्यूक्लियोफाइल लाऊं और CH3X सबस्ट्रेट लाऊं, या उल्टा मैं ये न्यूक्लियोफाइल लाऊं और 3 डिग्री पर सबस्ट्रेट लाऊं। तो मेरे भाई सबस्ट्रेट कौन सा काम कर रहा है, 3 डिग्री वाला ईथर दे रहा है या CH3X ईथर दे रहा है। खुद देखिए, 3 डिग्री पर X लेना बेवकूफ़ी होगी, 1 डिग्री पर X लेना अच्छी बात है, क्योंकि ईथर बनाना चाहते हो। तो मेरे भाई इसके जो दो कॉम्बिनेशन हैं, उसमें एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि अगर मैं बड़े वाले को न्यूक्लियोफाइल ले लूँ, देखो जरा O- Na+, अगर मैं बड़े वाले को न्यूक्लियोफाइल ले लूँ और छोटे वाले का हैलाइड ले लूँ, तो मेरे भाई आपके पास एकमात्र केस यही है। तो ये सही तरीका है, क्योंकि अगर आपने इसका उल्टा कंपोजिशन लिया कि CH3 के साथ O- ले लिया और टर्सरी के साथ हैलाइड ले लिया, तो मेरे भाई फिर ईथर बनेगा नहीं, तो ये आपसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पूछे जा सकते हैं। लाइक 7th में मैं आपसे पूछूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ये आप कर लीजिएगा घर ले जाके, कि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ईथर बनाने का, कि हम बड़े वाले का न्यूक्लियोफाइल छोटे का X लें, एक केस, एक है छोटे का न्यूक्लियोफाइल बड़े का X लें। मेरे ख्याल से आपको पता है, जितना छोटा पॉसिबल सबस्ट्रेट ले सकते हो ईथर, उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतना ज़्यादा परसेंटेज में भी बनेगा। सही है, तो आई थिंक 7th आप कर सकते हैं। इन द सेम पैटर्न
अगर मैं आपको ये दूं OCH3, देखते रहना सारे लोग, बहुत अच्छा है ये, समझते रहो। लुक एट PHOCH3, दो केस होंगे क्योंकि ROR डैश जैसा है, ROR डैश, तो दो केसेस हैं। नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि दो में से एक केस फ्लॉप होगा। अगर आपने CH3O माइनस लिया न्यूक्लियोफाइल, तो X आपको बेंजीन पे लगाना पड़ेगा और बेंजीन का X तो रिएक्शन ही नहीं देगा। दूसरा केस है, अगर मैं बेंजीन के साथ O माइनस ले लूं, बेंजीन के साथ O माइनस ले लूं और CH3 पर X ले लूं, अरे वाह मजा आ गया। क्या समझ रहे हैं आप मेरे भाई? इसके दो केसेस हैं, दो केसेस में आप समझ लें। ये साफ साफ यहां लिखा हुआ, मैं ये हटाता हूं ये वाला सेगमेंट। आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लाने हैं, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लाने हैं इन चीजों के। 10th, चलिए मैं रिवर्ट में फिर से क्वेश्चन, तो लाइक सोचो अगर मैंने तुम्हें दिया होता CH3ONA प्लस, ये आंसर क्या लिखोगे? ये सब तो हमने लिखा हुआ, नो रिएक्शन, ये सब तो हमने लिखा हुआ है भाई साहब। आप अगर ध्यान से देखें तो ये सब हमने लिखा हुआ है, नो रिएक्शन लिखा है ना, नो रिएक्शन। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन लेना तो बेकार है। CH3ONA और PHX लेना तो बेकार है। उल्टा ले सकते हैं, जैसे देखिए आप उल्टा कर दो, X इस पर ले लो, ONA उस पर ले लो, तो क्या आ जाएगा? ONA माइनस प्लस और क्या आएगा? CH3X। नो डाउट, नो इश्यू। आंसर भैया कर लोगे, बहुत आसान है ये। OCH3 आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, लाइक बताना क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए, क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए, या इसे अलग तरीके से पूछता हूं, इसे अलग तरीके से पूछता हूं। एग्जाम्पल नंबर 14 में बताइए, टोटल नंबर ऑफ ईथर्स which can be obtained in good yield by Williamson ether synthesis। मैं यहाँ ईथर लिख रहा हूं, देखना है बोर्ड पर। देखते रहो भैया बोर्ड पर। हाँ, नजर दौड़ाओ, बताओ, बहुत आराम से कर सकते हैं इसमें। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस? आराम से देखें, कर लेंगे, सोच समझ के करिएगा, ठीक है? बहुत आसान है, जो पढ़ा है वही है, सारे पॉइंट्स वही है। अगर आप ध्यान से देखो तो चौथा ईथर कभी बन ही नहीं सकता, चौथा ईथर नहीं बन सकता, नेवर पॉसिबल। आई मीन विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बन सकता। ये ईथर तो बनता होगा यार, बट विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनता, इस तरीके से SN2 करके तो नहीं बन सकता। तो ये आप समझ सकते हैं, ये नहीं बन सकता,
ये नहीं करना भाई, पूरा करना, मैं इसे कर नहीं रहा हूँ, ये आपका होमवर्क पार्ट है, इसे पूरा करिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने हमने डिस्कस नहीं किए, इन सब में वैसे CL हटा के आपको CH3O लगाना है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि मैंने बोला था एक स्टेप पीछे से चालू हो जाता है, वो भी हम कर सकते हैं। लाइक 15th, ध्यान से देखिए, ये है CH3OH, मैंने कहा भैया पहले सोडियम मेटल डाला, सारे लोग देखिए, तो कुछ बन गया P, और फिर मैंने यहाँ डाल दिया MEH, और यहाँ पर है आपका D, और ये है Cl, और यहाँ बन गया Q। तो यहाँ बना होगा CH3O माइनस Na+, फिर SN2 करा दीजिएगा। 16th, यहाँ है आपके पास MEH DOH Na, और ये बना P, और P के बाद इस पे कराइएगा आप CH3Cl, Q डैश है, ठीक है, ये P डैश है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। 17th पर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, जैसे ये देखना, दोनों चीज़ें एक ही में हैं, तो मुझे बस सोडियम मेटल डालना है, मुझे बस सोडियम मेटल डालना है। देख लो भाई, मुझे बस सोडियम मेटल डालना है। ओके, सो लुक एट दिस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं चालू करता हूँ। 15th से करेंगे आराम से, 15 से करेंगे आराम से। तो Na ने क्या किया होगा, H को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस निकाल दी होगी, तो मेरे भाई P बना होगा CH3O माइनस Na+, ये P है आपका, ये है P। और अब आपका जो P है, सारे लोग देखें, वो अटैक करेगा यहां, और ये एक बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है। मेरे भाई कायरल सेंटर से लगी हुई बॉन्ड टूट रही है, और CH3O बैक अटैक कर रहा है, तो आपको पता है इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड SN2 ही तो है। तो मेरे भाई इधर H आ जाएगा, D यहीं था, मिथाइल यहीं था, और यहां लग जाएगा CH3O, तो ये आपका है Q। क्लियर, ये है आपका P। वी जस्ट गेट इट आंसर। आओ मिलकर 16th करते हैं। 16th में Na ने फिर से इस H को क्या किया होगा, रिड्यूस, और आपको जो P डैश दिया होगा वो दिया होगा MEH DO माइनस Na+, सेम सेंस। और अब क्या होगा, ये O माइनस यहां अटैक करेगा और Cl हटेगा। नाउ यू कैन सी कि किसी भी कायरल सेंटर की बॉन्ड पर, किसी भी कायरल सेंटर की बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये 4 बॉन्ड जैसे थी वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इन 4 बॉन्ड में किसी ने कुछ भी नहीं किया है। तो ये Me है, ये H है, ये D है, और O CH3 से लगेगा तो O CH3 आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों एनेंसियोमर्स हैं। इन दोनों में फर्क, अगर मैं आपसे पूछूं 15th और 16th, अगर मैं आपसे पूछूं 15th और 16th किस रिएक्शन में कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हुआ है, 15th और 16th में अगर मैं पूछूं किस रिएक्शन में कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हुआ है, तो मेरे भाई आंसर डेफिनेटली होगा 15th, क्योंकि उसमें कायरल सेंटर की एक बॉन्ड, डायरेक्टली कनेक्टेड एक बॉन्ड ब्रेक हो रही है, और जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। बट 16th में कायरल सेंटर वाला जो बॉन्ड्स थी वो सारी इंटैक्ट है, दैट्स वाई। आसान है, हाँ, गुड। मेरे भाई 17th, इसमें मैं एक बता देता हूं, आपको याद है Na क्या करेगा, NaH को रिड्यूस करेगा, NaH को रिड्यूस करेगा तो सिस्टम के अंदर ये मिल जाएगा, देख लो,
Na प्लस O माइनस। अब यार ये और क्या चाहिए आपको जीवन में, और क्या चाहिए? देखिए ये Na लिया था आपने। अब भाई साहब मामला इंटरनल है, इंटरनल, तो आप साफ साफ देख सकते हैं आपका आंसर ये आएगा। 3 की रिंग, ये इपॉक्साइड, 3 की रिंग में ये इपॉक्साइड। मेरे ख्याल से सारे कर लेंगे, बुद्धि लगाओगे अगर तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 20th का आंसर THF है। THF इसका नाम होता है भाई साहब, टेंशन मत लेना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, 20th क्वेश्चन। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हम बना सकते हैं, कर सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, और छोर नहीं है इसका। लाइक एक क्वेश्चन और देता हूं, ये करना आप घर जाकर करना है। 21 ये है आपका SH और ये है HCl और ये है सोडियम मेटल Na, बस Na। बाकी काम इंटरनल हो जाएगा, बाकी काम इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपसे करवाए जा सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया है OH CH2, क्लियर, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सारे लोग देखिएगा, OH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने आपको दिया। अब आपको थोड़ा सा याद करना है, ऐसी चीजें अगर कहीं पढ़ी हो तो आप उसका यूज में लाइएगा। मैंने यहाँ डाल दिया सोडियम मेटल और ये एक्सेस में डाल दिया। ठीक है, समझिए इस बात को, तो बन गया P। ठीक है, तो P पर आपसे बोला गया कि इसे थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, मैंने इस पे डाल दिया सोडियम मेटल। ठीक है, और 2 इक्विवेलेंट लिख लो या एक्सेस लिख लो, जो मर्जी आए वो लिख लो, तो बना P। P पर मैंने डाल दिया CH3I 1 इक्विवेलेंट, तो बना Q। फिर मैंने डाल दिया यहां पर CH3 CH2I और फिर बना R। ठीक है, अब समझदार के लिए काफी इशारा, देखिए जहां भी ऐसा सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है वो क्वेश्चन को इजी बना देती हैं। कैसे? आपको अगर नहीं भी आ रहा तो भी आप समझ लीजिए कि यहां कोई माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा जो इस पर अटैक करेगा। ओके, लेकिन ये फिर कह रहा है यहां भी कोई माइनस होगा जो फिर इस पर अटैक करेगा, इसे हटा देगा। इट मींस P के अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होनी चाहिए। इसका मतलब P के अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होनी चाहिए। आउट ऑफ दोज 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट एक CH3I पे अटैक करेगा पहले, फिर दूसरी जो बचेगी वो इस पर अटैक करेगा और R देगा। क्लियर? तो P में क्लियर है 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होनी चाहिए। अब P में अगर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो हमें ये देखना पड़ेगा उन 2 में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट, क्योंकि जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी वही पहले अटैक करेगी। तो ये क्वेश्चन बस इतना है। ठीक है, ना वापस चलते हैं। सोडियम 2 इक्विवेलेंट है, आपको पता होना चाहिए सोडियम एल्कोहल के साथ साथ टर्मिनल एल्काइन के H को भी रिड्यूस कर देता है। एल्कोहल और टर्मिनल एल्काइन के H को भी रिड्यूस कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्लियर? तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड OH। क्लियर? तो जैसे हमने यहाँ पर सोडियम मेटल डाला, सोडियम मेटल, तो हमें मिलेगा CH2O माइनस Na+ और मिलेगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। तो 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है, आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट। अब आप बताओ कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, O माइनस या C माइनस? O माइनस या C माइनस? बोलो 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 बोलो।
हाँ, देखिए इसके लिए आप थोड़ा सिंपल चीज भी यूज कर सकते हैं। OH और ट्रिपल बॉन्ड में अगर आपको याद हो तो OH स्ट्रॉन्ग एसिडिक साइट होता था और ये वीक एसिडिक साइट होता था। तो करस्पॉन्डिंगली अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल मिला होगा और वीक एसिडिक साइट से हमें स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट मिली होगी। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब चलते थे ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल चलती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वीक बेस के साथ साथ वीक न्यूक्लियोफाइल लिखा। मेरे भाई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आपको दिख रहा है क्या? अब इस पे जब आपने डाला CH3I 1 इक्विवेलेंट, तो जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो है ट्रिपल बॉन्ड C-, ये लो भाई साहब, वो अटैक करेगा, ये टर्मिनल अटैक करेगा और ये अटैक करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा CH2O- Na+, ये तो है ही अपने पास, CH2 C ट्रिपल CH3, ये मिल जाएगा। और अब इसके बाद आपने क्या अटैक कराया भाई? बताओ CH3 CH2I, तो अब तो इकलौती साइड बची है वो O- है, ये अटैक, ये बाहर, जब इकलौती साइड है तो वही हटेगी। तो नाउ यू वुड हैव आंसर, वो आंसर आएगा CH2 CH2 C ट्रिपल CH3 और ये आ गया OCH2 CH3। दिस इज योर आंसर। तुम्हें आंसर की प्राप्ति हुई है, बधाई हो, आंसर तुम्हें मिल गया है। यू गेट इट आंसर। तो भाई साहब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। एक कदम पीछे से चालू कर सकते हैं, एल्कोहल देकर आपको बोलेंगे एल्कोक्साइड बनाओ, एल्कोक्साइड को RX पे डालो, RX से ईथर बनाओ, और इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें बीच में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करवा ले आपसे, बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, उससे फिर रिएक्शन कराई जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एसन फिंकलस्टीन हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है, काफ़ी कुछ करा जा सकता है, काफ़ी कुछ पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये हटा रहा हूँ, कॉपी में बाकी क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, हटा रहा हूँ मैं ये। चलिए, 3 एप्लीकेशन हमने कर लिए। अगला एप्लीकेशन हम करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे लोग देखेंगे फिर एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर दोस्त मैं आपको दूं कि RCl से ROH बनाओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि RCl से ROH बनाइए, तो ये काम आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। वजह, Cl लीविंग ग्रुप होता है, Cl जो होता है वो लीविंग ग्रुप होता है, तो आपको क्या लाना है? आपको क्या न्यूक्लियोफाइल लाना है, वो जो इस लीविंग ग्रुप को हटा दे। तो आप NaOH ले सकते, KOH ले सकते, जल ले सकते, तो ये सारी चीजें लेके आप Cl को हटा देंगे और आपको एल्कोहल की प्राप्ति होगी, हाँ या ना। लेकिन मेरा मुद्दा ये है ही नहीं, अपना मुद्दा इजी वाला नहीं है ना दोस्त, अपना मुद्दा इजी वाला है ही नहीं। अपना मुद्दा ये है, सारे लोग देखेंगे कि अगर एल्कोहल है और RCl बनाना है, सारे लोग समझेंगे मामले को। अगर एल्कोहल है और RCl बनाना है, देखो काम टफ नहीं है, लेकिन काम को समझना पड़ेगा। अब इस बार OH लीविंग ग्रुप नहीं है, OH इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप नहीं होता है, नॉट लीविंग ग्रुप, OH लीविंग ग्रुप नहीं होता है। तो अगर आप ये रिएक्शन कराना चाहते हैं, जो कि दिख रही है सामने, तो उसके लिए आपको OH को पहले लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जब हमने लीविंग ग्रुप पढ़ा था तो वहां मैंने OH को
लीविंग ग्रुप बनाने के लिए बहुत सारे तरीके बताए थे। लाइक एक तरीका याद होगा आपको, एजेंट प्रोटॉन H+ आता था, OH को OH2+ बनाता था, याद आया आपको? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी हमने H+ डालकर ही उसे लीविंग ग्रुप निकलने के लिए मजबूर किया था भाई लोग, याद है? तो आइए आज मैं आपको ROH से RX बोले तो हैलाइड बनाना सिखाऊंगा। तो मेरे भाई ये लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया है कि हर रिएक्शन में जब OH हटाना होगा तो हमें उसे लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो देखिए ROH से RCl बनने के हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, इसलिए टेंशन मत लो। देखिए RCl आप PCl3 डाल दो उससे भी बनेगा, PCl5 डाल दो उससे भी बनेगा, HX डाल दो, HCl डाल दो उससे भी बनेगा, ठीक है, SOCl2 डाल दो उससे भी बनेगा। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, HCl डालो, SOCl2 डालो, इन सबसे बनेगा PCl5, PCl3। मेरे भाई एक कई जगह ऐसा लिखा होता है रेड PCl2, रेड PCl2 या PCl3 या PCl5 या HCl या SOCl2, कुछ भी लो, ये सबका आंसर एक है। सबका आंसर क्या है? RCl, 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 RCl। ऑब्वियस सी बात है, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई इन्वर्टेड हो सकता है, कोई रिटेन्ड हो सकता है, किसी में दोनों हो सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो ये हमारा सेगमेंट है, इतनी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ये है, विद रेड PCl2 या PCl3। ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। वजह क्या है इसकी? दरअसल रेड PCl2 आपस में रिएक्शन करके PCl3 ही देता है, वो आपस में रिएक्शन करके PCl3 ही देता है। तो बहुत आसान है, देखें जरा, ये है ROH और ये है PCl3, ठीक है। मेरे भाई एक चीज अब अपने दिमाग में रख लेना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी रिएक्शन में फास्फोरस इन्वॉल्व है, अगर किसी रिएक्शन में फास्फोरस इन्वॉल्व है, तो जो राइट साइड में आंसर आएगा उसमें P डबल बॉन्डो जरूर होगा, उसमें P डबल बॉन्डो जरूर होगा। दरअसल फास्फोरस इज क्रेजी फॉर ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एज ए ड्राइविंग फोर्स भी होता है, ठीक है। तो मेरे भाई PCl3 का स्टेमिना बहुत अच्छा है भाई लोग, एक अकेला 3 अल्कोहल को निपटा देता है, एक अकेला 3 अल्कोहल को निपटा देता है। और इधर जो बनेगा वो बनेगा H3PO3, H3PO3 स्ट्रक्चर बना लेना, आपको आता होगा, H3PO3, ये है रिएक्शन। तो मेरे भाई क्या हुआ, इसे इसकी मैकेनिज्म को जानेंगे हम। देखिए अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे तो आपको फिर रिएक्शन अजीब सी लगेगी कि याद करना है, बट लॉजिक समझेंगे तो आपको, जैसे देखिए ये आपको याद है कि अल्कोहल लीविंग ग्रुप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये वीक बेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। हमने जितने भी तरीके किए थे इसे लीविंग ग्रुप बनाने के, उसमें हम क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ ऐसा लाते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ले लेता है, छीन लेता है, और जहां वो ऐसा करता है ये लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो मेरे भाई यहां भी ऐसे ही काम हुआ है। आपके सामने है PCl3, आपके सामने PCl3, और आपको पता है कि ये अटैक कर सकता है और Cl हटा सकता है। मैं ये बोल सकता हूं या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर ऑक्सीजन ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया तो आगे चलकर उसे लीविंग ग्रुप बनना पड़ेगा। याद करो तुम पहले H+ को इलेक्ट्रॉन दिलवाते थे, H+ को,
और H+ को इलेक्ट्रॉन दिलवाते थे तो भैया वो भी लीविंग ग्रुप बन जाता था। तो जैसे ये होगा, एक Cl हटेगा तो एक Cl निकलेगा भाई साहब, एक Cl माइनस निकल गया। और अब सारे लोग ध्यान से देखें, ROH, ठीक है, और ये देखिए O पर प्लस आएगा दोस्त, O पर प्लस आएगा क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल था, न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O पर प्लस आएगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये लीविंग ग्रुप है या नहीं, क्या ये सेगमेंट लीविंग ग्रुप है या नहीं, प्लस लगाया ऊपर। तो मेरे भाई इस निकले हुए Cl को SN2 करना है, बाकी आप समझदार हैं, इस निकले हुए Cl को SN2 करना है और आपको मिल जाएगा जवाब ClR। मैंने 3 मोल नहीं बनाए हैं, मैंने एक ही मोल बनाया है कि मैकेनिज्म तो आप उतने से ही समझ लेंगे, बाकी आप इसी तरीके से रिएक्शन को और आगे लेकर चलेंगे, देन यू वुड गेट व्हाट, एल्काइल हैलाइड। तो मेरे भाई ये PCl3 की रिएक्शन है और इसके नोट में हम केवल 2 बातें लिखेंगे, एक ये कि SN2 मैकेनिज्म है और दूसरा रिएक्शन क्या है, P डबल बॉन्ड O in H3PO3 is ड्राइविंग फोर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अब ये चैप्टर कितना मज़ेदार लग रहा है, जो हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपका होमवर्क जो है वो सुन लें। मैंने पिछली क्लास में सीट डिस्कस की थी, जो बची हुई सीट है वो पूरी डिस्कस होगी अगली क्लास में। तो आप पूरा होमवर्क करके आएँ,